नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स को लेकर के, और इनकम टैक्स के अंदर जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। इसको लेकर के टोटल 6 क्लासेस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। आज का क्लास नंबर 7 रहेगा और आज की क्लास के अंदर हम काफी अहम सेक्शन को लेकर के चर्चा करेंगे, दैट इज द सेक्शन नंबर 55। उम्मीद करता हूं इस क्लास के दरमियान आप सभी मेरे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगता है, वीडियो हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हमेशा आपको एक ही बात बताता हूं, जब भी आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी भी नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो आपको सीक्वेंस में करना चाहिए, आपको सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है। जितने भी बच्चे डायरेक्टली पार्ट 7 के ऊपर आए हैं, तो हो सकता है कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ जाए, ये भी हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें आपको समझ में ना आए। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं, तो आप लोग इनिशियल लेवल से पढ़ना शुरू कीजिएगा, सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे। पहले 6 पार्ट अगर आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये 7वीं क्लास आपको बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल 101% समझ में आ जाएगी। बहरहाल आप देखिए, जो सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं दैट इज द सेक्शन नंबर 55। देखिए, आपका सेक्शन 55 है, जो काफी अहम हो जाता है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और यहां पर अक्सर आपको एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल देखने को ही मिलता है, तो इसको थोड़ा डिटेल से, इत्मीनान से, डेप्थ में जाकर के, गहराई में जाकर के इस सेक्शन को पढ़ना हम सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट और अहम हो जाता है। सेक्शन 55 जुड़ा हुआ है जितने भी आपका कैपिटल गेन है, यानी कि जो भी आपके एसेट है, उन एसेट के अंदर अगर आप लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, उससे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से जुड़ा हुआ है सेक्शन 55। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, किताब ओपन करेंगे तो किताब के अंदर जो पूरा टाइटल लिखा हुआ है, या फिर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट को जब आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग पाएंगे कि सर जब आप सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 55 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको मीनिंग पढ़ना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर के, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को लेकर के, अलोंग विद द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर को लेकर के। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे आपको केवल इतना पढ़ाया जाता है कि सर जो आपका सेक्शन 55 है ना, उसके अंदर हम लोग COA पढ़ते हैं, माने हम लोग किसकी बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं। क्लियर है? तो यहां पे आज की क्लास के अंदर हम इसी टॉपिक, इसी सेक्शन को लेकर के डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सभी को याद होगा, तो सेक्शन 55 से पहले जितने भी सेक्शन आपके थे, दैट इज द सेक्शन 54 वाली जो सीरीज थी, जो एग्जम्पशन से जुड़ी हुई थी, इसके ऊपर हम लोग गहराई में जाकर के चर्चा कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना जरूरी है जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करेंगे, और स्पेसिफिकली मैं सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग सारी जो डेफिनेशंस है वो आपको देने वाला हूं। जब भी आप लोग सेक्शन 55 की बात करते हैं, और सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं, तो आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है, यहाँ पे एसेट्स है ना, एसेट को टोटल 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है, या सेक्शन 55 के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरियां बनी हुई है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप बेसिक कैलकुलेशन जानते हैं, बेसिक चीजों को जानते हैं, तो आप सभी को पता होगा एसेट्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक एसेट आपका टेंजिबल होता है, दूसरा एसेट आपका इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, वो एसेट जिनको आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एक तरीके से टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो आपके टेंजिबल होते हैं। लेकिन ऐसे एसेट जिनको टच, फील और एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता है, वो क्या होते हैं, आपके इनटेंजिबल एसेट होते हैं। तो यहां पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, सेक्शन 55 के अंदर जो पहली कैटेगरी उठाई गई है ना, वो कहां पे रखी गई है, दैट इज द इनटेंजिबल एसेट। इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और यहां पे बाकी जो बच गए टेंजिबल एसेट, उसको हमने अदर कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 55 क्या कहता है, सेक्शन 55 कहता है जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करेंगे, तो हमने तमाम चीजों को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है। सबसे पहला पार्ट क्या है, इंटेंजिबल एसेट का है। और इंटेंजिबल एसेट के अंदर भी अगर आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप लोग गुडविल की बात करते हैं, तो गुडविल अपने आप में क्या है, आपका इंटेंजिबल एसेट है। अब गुडविल 2 तरीके का हो सकता है। एक गुडविल होता है आपका परचेज किया हुआ, क्लियर है, आपने क्या हुआ है, आपने परचेज किया है। एक गुडविल
होता है माय डियर फ्रेंड, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, ये आपका सेल्फ जनरेटेड है। आप ध्यान से समझिएगा। गुडविल का मतलब क्या होता है, यानी कि नाम, रेपुटेशन, ब्रांड की वैल्यू, उसको क्या कहते हैं हम लोग, गुडविल कहते हैं। जैसे लेटर से आपने क्या किया है, आपने मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी खरीद लिया है, या एजुकेशन फील्ड में जैसे अगर आपने पीडब्ल्यू का फ्रेंचाइजी खरीद लिया है, या फिर आप लोग कोई और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं, आप मैकडोनल्ड का ही एग्जांपल ले लीजिए, एमसी का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है ना। मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी आपने खरीदा, तो मैकडोनल्ड का जो रेपुटेशन है, ब्रांड वैल्यू है, उसको आपने परचेज किया है। क्लियर है। एक होता है आपका सेल्फ जनरेटेड, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, टाइम के साथ उसकी जो गुडविल है, उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी जो ब्रांड वैल्यू है, वो बनती चली जाती है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात हो रही है। माने जो आप लोग यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट की बात कर रहे हैं ना, वो इंटेंजिबल एसेट कौन सी कैटेगरी वाले हैं, सेल्फ जनरेटेड वाले हैं, परचेज वाले नहीं है। तो आपको समझना क्या है, सिर्फ इतना समझना है कि सर पहली कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने टेंजिबल एसेट्स को रखा है, दूसरी कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने सिक्योरिटीज को रखा है। सिक्योरिटीज का मतलब आप लोग कह सकते हैं, सिक्योरिटीज का मतलब सर हमारा शेयर से है, और सिक्योरिटीज का मतलब हमारा मीनिंग यहाँ पे बॉन्ड और डिबेंचर से है। तो आपको थोड़ा ध्यान में देना है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिक्योरिटीज के अंदर हम शेयर्स की बात करेंगे, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर की बात करेंगे, और अदर एसेट के अंदर आप सभी को पता ही है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जितने भी एसेट्स बच गए, ठीक है, यानी कि जो आपके टेंजिबल एसेट्स है, जिनको आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग टेंजिबल कहते हैं, ठीक है, जो भी आपके टेंजिबल एसेट्स है वो कहां पे आ जाएंगे, वो अदर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, तीन कैटेगरियां बना दी है। पहली कैटेगरी इंटेंजिबल एसेट की है, दूसरी कैटेगरी सिक्योरिटीज की है, तीसरी कैटेगरी किसकी है, अदर एसेट की है। क्लियर। और इन तमाम कैटेगरी के अंदर हम क्या निकालना सीखेंगे, हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को निकालना सीखेंगे। इस पर जरूर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखिए बहुत बेसिक चीज से शुरुआत करते हैं, बहुत बेसिक कैलकुलेशन से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 55 की अगर आप लोग बात करते हैं, और सबसे पहले हमने किसकी बात की है, इंटेंजिबल एसेट्स की, वो भी सेल्फ जनरेटेड। तो सबसे पहला एग्जांपल आप लोग गुडविल का ले सकते हैं, आप लोग ट्रेडमार्क की बात कर सकते हैं, पेटेंट्स की बात कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, ये आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। हाँ, गुडविल यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, टेनेंसी राइट्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, रूट परमिट्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, लूम हावर एटसेट्रा, ये तमाम चीजें कहां पे आती है, ये इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आती हैं। और अगर आप लोगों के पास इंटेंजिबल एसेट्स है, वो भी आपका सेल्फ जनरेटेड है, तो इंटेंजिबल एसेट के केस में आपको याद रखना है, अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना चाहते हैं, तो ये वाला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसा रहेगा, नील रहेगा। नील का मतलब आपको कितना लेके चलना है, आपको जीरो लेके चलना है। हाँ, अगर आप लोग एक्वायर करते हैं, आप क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी कंसीडर, उस केस में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आप लोग लेके चलते हैं, किसके लिए है, हम लोगों ने बात की है यहाँ पे आपके इंटेंजिबल एसेट्स की। ठीक है, आपको याद रखना है किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंटेंजिबल एसेट्स की बात कर रहे हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर भी कौन से की बात कर रहे हैं हम लोग, सेल्फ जनरेटेड। क्लियर है। तो यहां पे जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना बच्चा, वो क्या आएगा, दैट इज द नील। कितना आएगा आपको याद रखना है, कितना आएगा, जीरो आएगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा यहां पे ध्यान में रखना है। तो पहली कैटेगरी उम्मीद करता हूं आपको क्लियर रही होगी। ये जो सेक्शन 55 के अंदर पहली कैटेगरी बनाई गई है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सेक्शन 55 के अंदर कितनी कैटेगरियां बनी, तीन कैटेगरियां बनी। पहली कैटेगरी के अंदर क्या रखा गया, इंटेंजिबल एसेट्स को रखा गया है। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर भी हम लोगों ने सेल्फ जनरेटेड रखा गया है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी के अंदर हमने किसको रखा है, सिक्योरिटीज को रखा है। तीसरी कैटेगरी के अंदर हमने किसको रखा है, अदर एसेट्स को रखा है। अब आपको समझना क्या है यहां पे, तो अगर आप लोग यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं, इंटेंजिबल सेल्फ जनरेटेड है, तो उस केस में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। अब थोड़ा आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा आगे अगर आप लोग चलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग यहां पे भी देखेंगे तो मैंने बताया था सर सिक्योरिटीज के अंदर आपको दो चीजें पढ़नी है। एक तो आपको बॉन्ड पढ़ना है, बॉन्ड की जगह आप लोग क्या कह सकते हैं, डिबेंचर कह सकते हैं, और दूसरा क्या आ जाएगा, आपके शेयर्स आ जाएंगे। क्लियर। अब काफी बच्चों को यहां पे कंफ्यूज होगा कि सर बॉन्ड और डिबेंचर के अंदर क्या फर्क है। ऑब्वियस सी बात, आप लोग 5वें सेमेस्टर के अंदर है तो आपको फर्क मालूम होना चाहिए, लेकिन फिर भी जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है मैं आपको एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं। देखिए, बॉन्ड और डिबेंचर के अंदर क्या फर्क होता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी जब हमसे पैसा लेती है, पैसा इकट्ठा करती है,
है तो एक डिबेंचर की फॉर्म में होता है, लेकिन गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूशन है वो बॉन्ड की फॉर्म में पैसा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। आपको ध्यान देना है सिक्योरिटीज के अंदर बॉन्ड और डिबेंचर की कैटेगरी बनेगी और शेयर की कैटेगरी बनेगी। अगर आप लोग शेयर्स की भी बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा शेयर्स कितने होते हैं। देखिए, एक आपका लिस्टेड शेयर होता है, अगर आपको याद हो तो इसी कैटेगरी में एक क्या हो जाएगा, आपका अनलिस्टेड शेयर हो जाएगा। इसी कैटेगरी में आप लोग क्या कर सकते हैं, एक आपका बोनस शेयर हो सकता है। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, बोनस शेयर। और एक आपका लास्ट एंड फाइनल क्या हो जाएगा, आपका राइट शेयर। ठीक है, तो ये आपके कितने शेयर बनते हैं, टोटल 4 शेयर बनते हैं। तो शेयर के अंदर भी आगे आप लोग फर्दर डिवाइड करेंगे। फिर इन तमाम शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड द सिक्योरिटीज। ठीक है, सिक्योरिटीज के अंदर पहली कैटेगरी क्या बनी, आपकी शेयर्स वाली बनी है। दूसरी कैटेगरी क्या बनी है, आपकी डिबेंचर वाली और बॉन्ड वाली। ठीक है, डिबेंचर और बॉन्ड बड़ा आसान है, डायरेक्टली आप लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कंसीडर कर पाएंगे। लेकिन यहां पे मैंने क्या बताया बच्चों, आपको मैंने बताया शेयर्स के अंदर आप लोग 4 अलग अलग कैटेगरियां बना देते हैं। सबसे पहले आप लोग किसकी बात करते हैं, ऑर्डर आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक राइट शेयर की बात करते हैं। अगर आपका राइट शेयर इश्यू होता है, आप सेकंड नंबर पे किसकी बात करते हैं, आप लोग बोनस शेयर की बात करते हैं। ठीक है, अगर बोनस शेयर इश्यू होता है। ठीक है, इसके बाद आप किसकी बात करते हैं, आप लोग यहां पे लिस्टेड शेयर की बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, यहां पे आपका लिस्टेड शेयर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहां पे लिख देता हूं, तो आपकी एक कैटेगरी क्या रहेगी, अनलिस्टेड शेयर की रहेगी। क्लियर, तो आपको थोड़ा ध्यान में देना है, एक आपका लिस्टेड होता है, एक आपका अनलिस्टेड शेयर होता है। क्लियर है, तो 4 कैटेगरियां बनेंगी। चारों को बारी बारी करके एक एक करके हमको समझना है और चारों के अंदर सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग क्या समझना है कि एग्जैक्टली इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा। देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो ये सिक्योरिटीज वाला कॉलम है, यहां पे आपके शेयर की कैटेगरी बन गई, दूसरी क्या बन गई है, डिबेंचर या बॉन्ड की कैटेगरी बन गई। एक बार उसको भूल जाइए, हम किसकी बात करें, शेयर्स की। शेयर्स यहां पे 3 तरीके के हो गए हैं, एक आपका बोनस शेयर हो गया है, एक आपका राइट शेयर हो गया है, अच्छा एक आपका अदर शेयर हो गया है। अदर शेयर के अंदर मैंने आपका लिस्टेड शेयर को इंक्लूड कर लिया है और आपका अनलिस्टेड शेयर को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान देना है, काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो यहां पे मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं। हमारे पास क्या है, अदर शेयर की कैटेगरी आती है, क्या आती है, आपकी अदर शेयर्स। तो जो अदर शेयर्स है ना, इस अदर शेयर के अंदर हमने क्या किया बच्चा, इस अदर शेयर के अंदर हमने आपका लिस्टेड शेयर इंक्लूड करके चले हैं। माने जो लिस्टेड शेयर है ना, वो किसके अंदर आएगा, अदर के अंदर आएगा, और जो आपका अनलिस्टेड शेयर है वो भी कहां पे आएगा, अदर के अंदर आएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, लिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर किसके अंदर आ जाएगा, अदर के अंदर आ जाएगा। तो टोटल 3 कैटेगरियां हमारे पास बन जाएंगी। सबसे पहले देखिए बोनस शेयर क्या होता है, आप लोग मेरे को बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनस शेयर। यहां पे जो आपका दिस वन, आपका जो बोनस शेयर है, इसका क्या मीनिंग होता है। देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा बोनस शेयर, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, बोनस। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, बोनस शेयर की अगर आप लोग बात करते हैं तो सर एक ऐसा शेयर जो हमें कोई भी कंपनी बोनस की टर्म में देती है। ऐसा नहीं है फ्री में बटरा ले आओ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको, अगर कंपनी को कभी ऐसा होता है कि बढ़िया मुनाफा हो गया है, बढ़िया प्रॉफिट हो गया, तो उस केस में कहते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर, लेट अस से कि मेरे पास मान लीजिए ऑलरेडी एक कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और कंपनी क्या कहती है 1:1 का हम लोग बोनस शेयर देते हैं। तो यहां पे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको वो एक उसी रेशियो के अंदर आपका बोनस शेयर मिल जाएगा। क्लियर, तो ये जो बोनस शेयर, अब ये जो बोनस शेयर आपको 1000 शेयर मिले हैं, इनका तो कोई प्राइस ही नहीं है, पैसा देके थोड़ी ना खरीदा है। अब इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालना है, इस केस में हमारी कौन हेल्प करता है, सेक्शन 55। ठीक है, सिंपल सी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोनस शेयर के अंदर हमने 2 कैटेगरियां बना दी है। अगर आपका बोनस शेयर आपको मिला है 1/4/2001 के बाद, देखिए एक तो कैटेगरी क्या है, बिफोर 1/4/2001, दूसरी कैटेगरी क्या है, आफ्टर 1/4/2001, माने 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर आपको बोनस शेयर इशू हुआ है या फिर आपका बाद में इशू हुआ है। अगर आपको 1 अप्रैल 2001 के बाद बोनस शेयर इशू हुआ है तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील रहेगा। लेकिन अगर आपका जो बोनस शेयर है वो आपको 1 अप्रैल 2001
2001 से पहले इशू हुआ है तो उस केस में आप लोग लेके चलेंगे मार्केट वैल्यू, और किस टाइम पीरियड पे लेके चलेंगे 1 अप्रैल 2001 पे। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में दे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो अप्रैल का रहेगा। ठीक है, 1/4/2001 के ऊपर। क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोनस शेयर जो आपको मिला है, अगर आपको 1/4/2001 से पहले बोनस शेयर मिला है तो आपको क्या लेके चलना है? मार्केट वैल्यू लेके चलना है 1/4/2001 का। और अगर आपको बाद में मिला है तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा? आपका नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? सिंपल बात समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे अगर आप लोग चलते हैं तो दूसरा शेयर कौन सा होता है? दैट इज द राइट शेयर। राइट शेयर के अंदर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक आपका रिनाउंसर होता है, एक आपका रिनाउंसी होता है। रिनाउंसर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होता है और रिनाउंसी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल कॉस्ट जो पे किया है वो रहेगा। क्लियर? तो बहुत बेसिक सा फंडा है, यहां पे डायरेक्ट आएगा, रिनाउंसर लिखा होगा या रिनाउंसी लिखा होगा, ये याद रखिएगा, ये राइट शेयर का पार्ट है। और यहां पे अगर आप लोग रिनाउंसर की बात करते हैं तो रिनाउंसर के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसा रहेगा? नील रहेगा। और रिनाउंसी के केस में एक्चुअल जो कॉस्ट पेड किया है वही उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ? यहां तक आपको एक फंडा समझ में आया होगा। तीसरी बात करते हैं, तीसरा क्या है आपका? अदर शेयर। और अदर शेयर के अंदर मैंने क्या बताया था? दो शेयर बनेंगे, एक को आप लोग क्या कहते हैं? लिस्टेड शेयर। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? एक कैटेगरी आपका क्या बना? लिस्टेड शेयर का बना, दूसरा क्या बना? आपका अनलिस्टेड शेयर का। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? एक तो लिस्टेड शेयर का केस पढ़ने वाले हैं, एक आपका अनलिस्टेड शेयर का केस पढ़ने वाले हैं। क्लियर? यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका एक चार्ट है, इतना मेहनत मैंने किया है, मैं डायरेक्टली एक पेज पे इसको टाइप करवा सकता था, काफी घंटे की मेहनत है। तो मैं चाहता हूं चीजों को आप लोग बेटर वे में समझें। इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं केवल 15 मिनट में कंप्लीट कर सकता था, लेकिन यहां से सवाल आता है, न केवल थ्योरेटिकल सवाल आता है बल्कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको डिटेल में जाकर के पढ़ाऊं। दैट्स व्हाई हमारा चैप्टर इतना लंबा खिंचता है। फिर जब आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व करने बैठेंगे, 10 ईयर उठाएंगे या प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाएंगे ना, तो इनकम टैक्स के अंदर एक एक लाइन का मीनिंग होता है। और अगर आपने गहराई से कॉन्सेप्ट को बिल्ड नहीं किया ना, तो उस केस में आपको काफी डिफिकल्टी, समस्या, परेशानी और प्रॉब्लम महसूस होती है। तो लेकिन मैं नहीं चाहता, अगर आप लोग हमारे चैनल से स्टडी करते हैं, कहीं से भी स्टडी करते हैं, एटलीस्ट इनकम टैक्स के अंदर तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग मेक श्योर करके इस चीज को जरूर अपनी कंसिडरेशन में रखिएगा भाई और बहनों, कि जितनी मेहनत मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कर रहा हूं उससे 2 गुना ज्यादा मेहनत आपको करनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर आपको लिख के आना है। मैंने तो 2018 में लिख दिया, जो ग्रेजुएशन में लिखना था मैं वो लिख चुका हूं, लेकिन आपको क्या करना है? अभी आपको एग्जाम देना है, और आप कितना स्कोर करेंगे ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं कि हमारे पास 5-10 लाख का सब्सक्राइबर बेस है, ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास 5-10 लाख का व्यूअरशिप है, यानी कि यहाँ पे हमें कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन मेरी जो दिली ख्वाहिश थी, जो दिली इच्छा थी, कि जो इंटेंशन लेके मैं इस चैनल को शुरू किया था, कि जितना भी टाइम मेरे पास अवेलेबल है उस टाइम के अंदर से मैं कुछ टाइम निकाल करके और मैं उन बच्चों की हेल्प करना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में जाते हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड में चले जाते हैं, चाहे आप बीबीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, आगे जाके एमबीए एमकॉम करो। तो उस केस में मेरी यही दिली ख्वाहिश थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करें जहां से आप लोगों की काफी डिटेल में जाकर के हेल्प हो सके, फिर आपका कोई डाउट ना रहे। तो यहां पे मेरा, अगर मेरे को बिना प्रॉफिट के अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको तो एग्जाम लिखना है, और जब आपको एग्जाम लिखना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। हर एक चीज आपके लिए अवेलेबल है, पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं टीम को बोलूंगा आपको पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी, आपको समझ में आया। सिक्योरिटीज के अंदर 2 हमारी कैटेगरियां बन गई, शेयर वाली कैटेगरी बनी थी, दूसरी किसकी बनी थी? डिबेंचर वाली कैटेगरी बनी थी। अभी क्या समझा? अगर शेयर पढ़े तो 4 तरीके के शेयर होते हैं, कैटेगरियां 3 बना दी गई हैं, बोनस शेयर, राइट शेयर, लिस्टेड, अनलिस्टेड को अदर शेयर की कैटेगरी में रखा गया है। बोनस शेयर के अंदर भी हमने देखा कि कैसे बोनस शेयर को आपको पढ़ना है और कैसे राइट शेयर के अंदर 2 कैटेगरियां बनी, उनको पढ़ना है। अब बात करते हैं लिस्टेड शेयर की और अनलिस्टेड शेयर की। देखिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग लिस्टेड शेयर की बात करते हैं। लिस्टेड शेयर का मतलब जो कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट है, काफी कंपनियां हैं जो लिस्ट होती हैं, काफी कंपनियां हैं जो लिस्ट नहीं होती हैं। तो इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग इतना चीजें समझते हैं। ठीक है, लिस्टेड और अनलिस्टेड समझते हैं। अब ध्यान क्या देना? ध्यान ये देना है आपका लिस्टेड शेयर क्या 31
31/1/2018 से पहले का है या 31/1/2018 के बाद का है। अगर आपका लिस्टेड शेयर 31/1/2018 के बाद का है तो आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो एक्चुअल कॉस्ट रहेगा। काफी बच्चों को दिमाग में एक तरीके से ये सवाल आ रहा होगा कि सर 2018 ही क्यों, क्योंकि हमारा जो पैरामीटर चल रहा है वो कहीं ना कहीं 2001 चल रहा है, तो 2018 क्यों। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी बातें निकल के आई थी। आपका एक सेक्शन होता था पहले 112, फिर उसके अंदर अमेंडमेंट किया, उसको बना दिया गया सेक्शन 112A, और ये जब बनाया गया था तो ये आपका फाइनेंशियल जो आपका एक्ट आया था, क्या आया था, फाइनेंशियल एक्ट आया था, याद रखिएगा। आपका जो फाइनेंस एक्ट 2018 आया था उसमें इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो ये जो आपका सेक्शन है 112A, ये कब आया, फाइनेंशियल एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2018 के अंदर, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पे पैरामीटर क्या सेट किया गया, 31/1/2018। तो आपका जो लिस्टेड शेयर है 31/1/2018 से पहले का है तो आपको, सॉरी बाद का है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी क्या रहेगी, वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट रहेगी। लेकिन अगर आपने 31/1/2018 से पहले कोई लिस्टेड शेयर है आपके पास, तो उस केस में आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे एज पर द सेक्शन 112A। मैंने अभी भी बताया आपका 112A के अंदर जो इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनको मैं हाईलाइट करूंगा, आप लोग जरूर समझिएगा। ये मैंने आपका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि सेक्शन 112 के अंदर आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो काफी बड़ा सेक्शन है, काफी डिटेल में जाकर के हम लोग जब आपका जो आपका एक चैप्टर आता है, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, प्रोफेशन एंड द बिजनेस वाला जो चैप्टर आता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द प्रोफेशन एंड द बिजनेस, वो वाले चैप्टर आएंगे ना, तो वहां पे हम लोग डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसका इस्तेमाल करना है तो मैं बता देता हूं सेक्शन 112 के अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 112 को इंट्रोड्यूस किया गया था फिनांस एक्ट 2018 के अंदर, जो मैं बता चुका हूं, क्लियर है। ये कहां पे लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको बेनिफिट देता है। याद रखिएगा यहाँ पे जो भी आपका सर्टेन एसेट है, यानी कि मेनली हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्विटी रिलेटेड जितने भी एसेट है और उनके ऊपर कैपिटल गेन होता है, तो उस केस में आपको क्या अप्लाई करना है, सेक्शन 112A अप्लाई करना है। और यहाँ पे रेट कितना रखा है, 10%। याद रखिएगा ये स्पेशल रेट, हालांकि रेट की एक क्लास लेके आऊंगा लेकिन फिर भी याद होना चाहिए 112A के अकॉर्डिंग आपका रेट कितना है, 10% रखा गया है। और ये जो आपका सेक्शन है ये असेसमेंट ईयर 2019-20 और उससे आगे ओनवर्ड आपका अप्लाई हो रहा है। याद रखिएगा यहां पे आपको कोई भी टैक्सेशन का बेनिफिट अलाउ नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जब भी आप लोग लिस्टेड शेयर की बात करेंगे तो यहां पे आपका जो टैक्सेशन वाली टर्म थी, जो आप लोग पैसे की वैल्यू को एक तरीके से बराबर करते थे, सॉरी टैक्सेशन नहीं, इंडेक्सेशन, क्या बोल रहा हूं मैं भी, ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, इंडेक्सेशन, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इंडेक्सेशन यहां पे अलाउड नहीं है, क्लियर है। अब यहां पे कुछ कंडीशन है जो बच्चा आपको याद रखनी है, एक टर्म आएगी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, STT, दैट इज द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। जैसे आप लोग गुड्स एंड सर्विस की बात करते हैं तो वहां पे आपको एक आपका टैक्स देना पड़ता है, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब भी आप लोग किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, किसी भी सर्विस की बात करते हैं। ऐसे ही जब आप शेयर्स की बात करते हैं ना तो यहां पे आपको एक टैक्स देना पड़ता है, दैट इज द STT। याद रखिएगा एस का मतलब होता है सिक्योरिटीज, क्या बोलते हो, सिक्योरिटीज, और टी का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस, क्या बोलते हो आप लोग, ट्रांजैक्शन, और दूसरे टी का मतलब क्या होता है, टैक्स। और यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब क्या है, वही आपका बॉन्ड और आपका शेयर वाला आ जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान में देना है, क्लियर हुआ, आपको ये बात समझ में आई होंगी। अगर आपका लिस्टेड शेयर आफ्टर द 31/1/2018 है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल कॉस्ट रहेगा, लेकिन अगर आपका लिस्टेड शेयर बिफोर द 31/1/2018 है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट होगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 112A, क्लियर है। ये क्या कहता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब किस पे फोकस करेंगे, सर अनलिस्टेड की बात बताइए। अनलिस्टेड के अंदर आपको वही पैरामीटर लेके चलना है। अगर आपका अनलिस्टेड शेयर 2001-2002 से पहले का है, बिफोर द 2001-2002, या फिर आपका शेयर कब का है, आफ्टर द 2001 और 2002। अगर आपका आफ्टर 2001-2002 है तो आपका एक्चुअल कॉस्ट ही क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन आपको याद क्या रखना है, अगर आपका जो अनलिस्टेड शेयर है बिफोर 2001-2002 है तो आपको मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। और मार्केट वैल्यू कब की लेके चलेंगे, वही आपका 1 अप्रैल 2001 की लेके चलेंगे, ठीक है। क्या लेके चलना है आपको, मार्केट
मार्केट वैल्यू लेके चलना है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? अनलिस्टेड शेयर की बात हो रही है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका टाइम पीरियड बिफोर द 2001 2002 है, यहां पे क्या था 2001 2002 है। यहां पे टाइम पीरियड क्या रखा गया था? यहां पे आपका टाइम पीरियड रखा गया था 1 अप्रैल 2018। कितना रखा गया था? 1 अप्रैल 2018। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना, ठीक है। यहां पे आपका एक टाइम पीरियड बना था बिफोर वाला और एक टाइम पीरियड क्या बना था आपका आफ्टर वाला। पढ़ा चुका हूं, आप लोग समझ गए होंगे। एक दो बार प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। देखिए प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होएगा इनकम टैक्स के अंदर। और यहां पे आंसर गलत आया ना तो दिक्कत होएगी, आपको काफी परेशानी हो सकती है। तो मेक श्योर करके इन चीजों को आप अपने ख्याल में, जहन में, अपने मेमोरी में जरूर बैठा लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? तो यहां तक क्लियर रहा होगा, मैंने आपको समझाया। सेक्शन 55 कहता है आपकी पहली कैटेगरी इंटेंजिबल एसेट्स की बनती है, दूसरी सिक्योरिटीज की बनती है, तीसरी अदर एसेट की बनती है। यहां पे क्या पढ़ा हम लोगों ने? शेयर्स। और शेयर के अंदर भी मैंने बताया था आप लोगों ने 3 कैटेगरियां बना दी। पहली किसकी बनाई थी? हम लोगों ने बोनस शेयर को पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बोनस शेयर की बात कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने किसकी बात की थी? राइट शेयर की हम लोगों ने बात की थी। ओके सर, राइट शेयर समझ में आ गया। इसके बाद हमने किसकी बात की? इसके बाद हमने बात की है अदर शेयर्स की, ठीक है। तो यहां पे हमारे 2 शेयर्स इंक्लूड किए गए हैं अदर शेयर्स के अंदर। पहला आपका लिस्टेड शेयर रहेगा, क्लियर है, और दूसरा कौन सा रहेगा? अनलिस्टेड रहेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है, ठीक है। याद रखिएगा लिस्टेड के अंदर पैरामीटर 1/4/2018 का रखा गया है और यहां पे ऑब्वियस सी बात है 2001 और 2002 रखा गया है, ठीक है। तो ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं डिबेंचर की या बॉन्ड की। ये आप सभी को पता होगा डिबेंचर और बॉन्ड के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी एक्चुअल कॉस्ट। क्या रहेगा? ये एक्चुअल कॉस्ट रहेगा। और यहां पर भी आपको इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना, ठीक है। यहां पे क्या अलाउड नहीं है? इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, क्लियर है। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। और यहां पे क्या बताया था मैंने? सेक्शन 112A, इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं लिस्टेड के केस में, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, आप लोग समझ गए होंगे, इतना कुछ इसको एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है। एक बार लेक्चर को देखेंगे, पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। तो डिबेंचर और बॉन्ड के केस में क्या करना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा? आपका एक्चुअल कॉस्ट के इक्वल रहेगा। इंडेक्सेशन यहाँ पे अलाउड नहीं किया गया। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा? इंटेंजिबल एसेट्स का पूरा कहानी समझ में आ गया, सिक्योरिटीज का कहानी समझ में आ गया। सर अभी अदर एसेट के अंदर क्या लफड़ा? अदर एसेट के अंदर भी 2 कैटेगरियां बनती है। एक तो अदर एसेट के अंदर जैसे अगर आप लोग जमीन की बात करते, लैंड की बात करते हैं, ठीक है, तो वो आ सकता है। आप गोल्ड की बात करते हैं तो वो आ सकता है, एटसेट्रा। ये तमाम चीजें माने इंटेंजिबल के अलावा जितनी भी टेंजिबल चीजें हैं ना, सब यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। अब वही टाइम पीरियड रखा गया है 2001 2002 से पहले की बातें हो रही हैं और यहां पे क्या हो रहा है? 2001 2002 के बाद की बात हो रही है। अगर 2001 2002 के बाद की बात हो रही तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका क्या रहेगा? एक्चुअल कॉस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपने 2001 2002 से पहले अगर आपका अदर एसेट है तो आपको मार्केट वैल्यू लेके चलना है एसेट की, ठीक है। क्या लेके चलेंगे आप लोग? मार्केट वैल्यू लेके चलेंगे एसेट की। तो बहुत बेसिक बुनियादी सब चीज है जो आपको समझ में आ गई होगी, क्लैरिटी मिला होगा। तमाम केसेस में हमने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने निकाला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है कि किस केस में क्या आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा। एक बार आप लोग इनको याद जरूर कर लीजिएगा। ज्यादा क्लैरिटी, बेटर क्लैरिटी, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बच्चों तब होगी आपको जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अभी इस क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि आपको परेशानी हो सकता है, ठीक है। परेशानी का मतलब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके अंदर केवल मैंने आपको तमाम चीजों का एक ब्रेक डाउन दिया है। एक बार मैं फटाफट से ब्रेक डाउन कर देता हूं ताकि हम लोग इसको रिवाइज कर पाए, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सर हम बात कर रहे हैं आपके सेक्शन 55 को लेकर के, जो हमें किसके बारे में बताता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बताता है, ठीक है। आप लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बताता है। सर हमने क्या पढ़ा इसके अंदर? हमने पढ़ा है सर हमारी 2 कैटेगरियां बन जाती है यहाँ पे। पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है हमारी, एग्जैक्टली ध्यान दीजिएगा, पहली कैटेगरी क्या है हमारी? पहली कैटेगरी है दैट इज, जिसमें हम लोगों ने क्या रखा था? टेंजिबल एसेट्स को रखा था, ठीक है। आप लोगों ने क्या रखा था यहाँ पे? आपके टेंजिबल एसेट्स को रखा था। और टेंजिबल एसेट्स के अंदर भी हमने क्या रखा था? हमें सेल्फ जनरेटेड की बात हुई थी, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख देंगे? आप लोग लिख देंगे सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। अब यहां पे सेकंड कैटेगरी आपकी क्या बनी थी? सेकंड कैटेगरी आपकी सिक्योरिटीज की बनी थी, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा सर? सिक्योरिटीज के अंदर आपने पढ़ाया, सिक्योरिटीज के अंदर 2 चीजें हमारे पास आ गई थी। सिक्योरिटीज के अंदर सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? सबसे पहले हम लोगों ने शेयर
शेयर्स की बात की थी, उसके बाद हमने किसकी बात की थी, हमने यहाँ पे आपके बॉन्ड और डिबेंचर की बात की थी। ठीक है, तो आप लोग क्या कह देंगे, आपने बॉन्ड की बात की और किसकी बात की, डिबेंचर की बात की। शेयर्स के अंदर भी सर हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी किसकी बनी थी, हमारा बोनस शेयर आ गया था। ठीक है, हमने क्या कहा था, आपका बोनस शेयर निकल के आएगा, फिर आपका राइट शेयर निकल के आएगा, जो हमने पढ़ा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, राइट शेयर कहते हैं। तीसरी कैटेगरी हमने रख दी अदर की। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, अदर शेयर। अदर शेयर के अंदर भी सर हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं। क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, यहाँ पे आपका एक लिस्टेड शेयर आएगा, ठीक है, एक क्या आएगा, आपका अनलिस्टेड शेयर आएगा। ठीक है, आप लोग ये चीजों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपने एक नया सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 112A, इसको भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन 112A की बात कर रहा हूं। ठीक है, बॉन्ड और डिबेंचर के केस में डायरेक्टली आप लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द डेट, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अदर एसेट, इसके बाद तीसरी कैटेगरी किसकी थी, तीसरी कैटेगरी थी हमारे पास आपके अदर एसेट की। ठीक है, आप लोगों ने क्या रखा, यहाँ पे आपका अदर एसेट रखा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अदर एसेट्स के अंदर हमने क्या रखा, जस्ट लाइक आप लोग लैंड की बात कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप लोग सोना गोल्ड की बात कर सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों ने टाइम पीरियड के बिहा पे आप लोगों ने एक जस्टिफिकेशन दे दिया कि किस तरीके से अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 54 आप लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो एक मोटा मोटा आइडिया है कि इन मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा की है, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं इनिशियल लेवल पे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, चीजों को गहराई में जाकर के पढ़िएगा, एक बार याद करेंगे ना तो चीजें आपको बेटर वे में इजीली समझ में आ जाएंगी। तो ये आपका पूरा ग्राफ आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं ये जो क्लास 7 था, जो किससे जुड़ा हुआ था, सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से जुड़ा हुआ था, आपके जहन में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बच्चा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको सेशन कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। बाकी जितने भी मेरे भाई बंधु मेरे साथ इस क्लास के दरमियान आखिरी तक जुड़े रहे हैं, आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।